हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में बेसिक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे, जिसको कि हम हिंदी में मूल साइक्रोमेट्रिक प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें बहुत से टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स है सेंसिबल हीटिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SH भी कहते हैं और हिंदी में गेय तापन कहते हैं। डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एयर एट कॉन्स्टेंट W। W मीन्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है कि हम जो फ्रेश एयर होता है उसे हम हीट करते हैं, बट टर्म्स यहाँ पर ये है कि कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। जैसा कि यहाँ पर ये आप स्केलेटन देख रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट का। यहाँ पर हमें 3 स्केल देखने को मिल रहा है। पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और तीसरा है एंथैल्पी का स्केल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ये तो इंक्रीज या डिक्रीजिंग के ऑर्डर में यहाँ पर हमको दिख रहा है, बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लाइन से अगर हम ट्रेस करें इस लाइन को तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो प्रोसेस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 से 2, मतलब कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। अब इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कैसे करते हैं? सेंसिबल हीटिंग के लिए हम एक हीटिंग कॉइल या हॉट सरफेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम फ्रेश एयर को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हीटिंग कॉइल या हॉट सरफेस से, और जो एयर जो एग्जिट होता है वो कुछ मात्रा में अपनी हीट को इंक्रीज करके आगे की ओर निकलता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने में ये एक स्टडी इक्वेशन है। इस स्टडी इक्वेशन के माध्यम से हमें यहाँ पर ये एक फॉर्मूला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, Q इक्वल्स टू H2 माइनस H1, मतलब कि टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी। अगला टर्म है सेंसिबल कूलिंग, जिसे कि हम हिंदी में गेय शीतलन भी कहते हैं। डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एयर एट कांस्टेंट W। फॉर सेंसिबल कूलिंग द कॉइल टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन dBT एंड मोर देन dBT। सेंसिबल कूलिंग का यहाँ पर जो साइक्रोमेट्रिक स्केलेटन या साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर अगेन हमें 2 स्केल देखने को मिल रहे हैं। पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर कंडीशन ये है सेंसिबल कूलिंग का कि हम यहाँ पर एक कोल्ड कॉइल, कूलिंग कॉइल या कोल्ड सरफेस से हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फ्रेश एयर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कूलिंग को। कूलिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने खुद के भी टेम्परेचर को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये चार्ट में देख रहे हैं, dBT जो है T1 से T2 की ओर जा रहा है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें देखने को मिल रहा है, बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है। लेकिन सेंसिबल कूलिंग करने की जो कंडीशन है वो ये है कि सेंसिबल कूलिंग के लिए हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हमें कम रखना पड़ेगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक जनरली थर्मोमीटर के माध्यम से हम इसे मेज़र कर सकते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये हमने पहले भी देखा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, यह एक ऐसा तापमान है जिस तापमान में हवा में मौजूद वाटर वेपर या मॉइस्चर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट। मतलब कि ये एक ऐसा मिनिमम एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट, वेपर कंटेंट कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है सेंसिबल कूलिंग में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एयर एट कांस्टेंट W। फॉर सेंसिबल कूलिंग द कॉइल टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन dBT एंड मोर देन dPT। मतलब कि जो सेंसिबल कूलिंग जब हम करेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होना चाहिए सेंसिबल कूलिंग का टेम्परेचर, और dPT से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, जिसे कि हिंदी में आर्द्रीकरण भी कहते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन का मीनिंग होता है हम एयर में जब वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट का जब हम एडिशन करते हैं तब हम उसे ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, बट करते समय हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। यहाँ पर आप स्केलेटन में देख रहे हैं
कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है फ्रॉम W1 टू W2, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है इस स्केल में हमको। x मैग्नीट्यूड dBT को डिनोट कर रहा है और y मैग्नीट्यूड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिनोट कर रहा है। डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन W एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज ह्यूमिडिफिकेशन, जो कि हमने अभी समझा। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें से सबसे सिंपल एक प्रक्रिया है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं जिसमें कि एक पंप लगा होता है और एक स्प्रे नोजल लगा होता है। इसमें हम फ्रेश एयर को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं स्प्रे नोजल से। स्प्रे नोजल वाटर के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता रहता है कंटिन्यूसली, और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं ये फ्रेश एयर से के साथ में इंट्रोड्यूस होकर के उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के जो आउटसाइड निकलता है, जो बाहर की ओर निकलता है एयर, वो ह्यूमिडिफाइड रहता है। और कुछ जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वाटर के जो स्प्रे के माध्यम से जो निकले रहते हैं और जो कि इंट्रोड्यूस होते तो हैं एयर के साथ में, बट उनके साथ में घुल मिल नहीं पाते, तो नीचे आकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और अगेन वो पंप के माध्यम से स्प्रे नोजल पर जा करके फिर से वो अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को देख सकते हैं। ये मेकअप चैम्बर है जिसमें कि हम वाटर को मेकअप करते रहते हैं। ये पंप है जो कि पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है। ये इंसुलेटेड चैम्बर है जिससे कि टेम्परेचर जो है वाटर का या बाहर में शेयर ना हो सके। तो इस तरीके से कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से हम ह्यूमिडिफाइड करते हैं एयर को। अगला टर्म है डिह्यूमिडिफिकेशन, जिसे कि हम निरार्द्रीकरण भी कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम ये साइक्रोमेट्रिक स्केलेटन में हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो घट रही है फ्रॉम W1 टू W2, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है T1 इक्वल्स टू T2। यहाँ पर जितने भी टर्म्स हमने पढ़े जैसे कि ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन में यहाँ पर हमने बहुत से कंडीशंस भी देखे कि कुछ में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, कुछ में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगा, बट एक्चुअलिटी प्रैक्टिकली या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी एक पैरामीटर का चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली हमको दूसरे पैरामीटर में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता ही है। ये सारी चीज़ें बस एक अजम्पशंस हैं और आइडल कंडीशन के रिस्पेक्ट में केवल यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है प्योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड प्योर डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज एडिशन और रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इज जनरली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज, जो कि हमने अभी अभी समझा। टेम्परेचर चेंज के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का एक स्मॉल अमाउंट में ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो अनुपात है वो चेंज होता ही है एक कम मात्रा में। ये केवल एक एजम्पशन है और एक आइडल प्रोसेस के लिए हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, बट रियलिटी यही है कि हम एक पैरामीटर को यदि चेंज करेंगे तो उसके पैरेलली दूसरे पैरामीटर्स भी थोड़े बहुत मात्रा में फ्लक्चुएशन शो करेंगे। फिफ्थ टर्म है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, जिसे कि हिंदी में तापन आर्द्रीकरण भी कहते हैं। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में हम एक चैम्बर लेते हैं जिसमें कि हम एक कॉइल लगाते हैं और उस कॉइल से हम एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंट्रोड्यूस करने के बाद में एक आगे में एक स्प्रे नोजल भी लगा होता है उस चैम्बर में, जो कि स्प्रे करके जो हॉट एयर है उसमें कुछ मात्रा में एयर मॉइस्चर को भी ऐड करता है। उसी प्रोसेस को हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का या ह्यूमिडिफाइंग का जो इफ़िशियंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो TD1 माइनस TD3 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD2 है। तो यहाँ पर जो है TD1 का वैल्यू ये डिनोट करता है ये पॉइंट, TD2 का वैल्यू ये वाला पॉइंट डिनोट करता है और TD3 का ये वाला पॉइंट डिनोट करता है। सब टर्म्स के अपने इंडिविजुअल्स मीनिंग है, वैल्यूज हैं। छठवां पॉइंट है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन।
इसमें हम एक फर्नेस का एक वेसल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एयर अनसेचुरेटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है वाटर से, और वो जब वाटर से या स्प्रे से जब वो या कूलिंग सरफेस से जब वो इंट्रोड्यूस होता है, तो वो एयर जो है वो बाहर जब निकलता है तब वो कूलिंग और ह्यूमिडिफाइड अवस्था में होता है। इसमें भी हमें ये इक्वेशन देखने को मिल रहा है, Q इक्वल्स टू H2 माइनस H1, देयरफॉर Q इक्वल्स टू 0 और H2 इक्वल्स टू H1 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जैसा कि हम ये ग्राफ में देख पा रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, कि इसका जो पैटर्न ऑफ ग्राफ जो है वो इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार का पैटर्न अगर हमको देखने को मिले ग्राफ में, तो हम उस प्रोसेस को एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर प्रोसेस या थर्मोडायनामिक DBT भी कह सकते हैं। 7th पॉइंट है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, शीतलन निरार्द्रीकरण। इस प्रोसेस में हम एयर को कूल भी करते हैं और उसमें जो मौजूद मॉइस्चर कंटेंट है उसे हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एयर को हम कूल तो करते हैं, ठंडा तो करते हैं, बट उसके साथ ही साथ में, ठंडा करने के साथ ही साथ में हम उसे डिह्यूमिडिफाइड या निरार्द्रीकरण या उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। ये जनरली हमें समर डेज में करना पड़ता है, क्योंकि समर सीजन मतलब गर्मी के दिनों में वातावरण में जो मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और एयर कंडीशन में हम हवा को ठंडा तो करते हैं, बट ह्यूमिडिफिकेशन जो लेवल होता है, ह्यूमिडिफिकेशन जो वैल्यू होता है, उसे भी हम मेंटेन करते हैं। अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन बढ़ने की वजह से जो अंदर में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इज पॉसिबल व्हेन द कॉइल टेम्परेचर इज लेस देन DPT, मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस तभी संभव है जब कूलिंग टेम्परेचर, कॉइल टेम्परेचर का जो तापमान है वो कम होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ये समझ लिया था। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का एक सरल एग्जांपल, जैसे कि हमें ग्लास में अगर हम बर्फ़ के टुकड़ों को डाल दें और उसको अगर वातावरण में अगर खुले में हम रख दें उस ग्लास को, तो हम कुछ समय के बाद में ये देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हो जाते हैं ग्लास के बाहरी सरफेस में। तो मतलब कि वो एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में जो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो अपने फेस को चेंज करके फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो जो हम ड्रेन आउट देखते हैं एयर कंडीशन में, वो भी एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का ही एक एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस ऑफ SHF, SHF का महत्व, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज सेंसिबल हीट फैक्टर इज मोर देन इट शोज सेंसिबल हीट लोड्स are more heat transfer due to temperature difference in case of residence and private office AC. SHF equals to 0.9 as all above values are written below. तो SHF की जो वैल्यू है इसे हम सेंसिबल हीट फैक्टर भी कहते हैं, और SHF जो है ये दरअसल एक अनुपात है, और इसे अगर हम सरल डेफिनेशन के माध्यम से समझें तो सेंसिबल हीट इज ड्राई हीट कैजिंग चेंज इन टेम्परेचर बट नॉट इन मॉइस्चर कंटेंट। मतलब सेंसिबल हीट में हम क्या करते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर में हम क्या करते हैं कि हम हीट तो करते हैं एयर को, बट उसके मॉइस्चर कंटेंट को हम चेंज नहीं करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट की जो वैल्यूज़ है या जो उसका मेजरमेंट है मॉइस्चर कंटेंट का, उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, उसको हम चेंजेस नहीं करते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर में। तो यहाँ पर जो है हर जगह का एक लगभग एक एजम्पशंस वैल्यू यहाँ पर, एज्यूम्ड वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअलिटी में अगर हम किसी भी रेसिडेंशियल या प्राइवेट ऑफिस में जाएं तो वहाँ का SHF इतना ही होगा, बट ये एक एजम्पशन दिया हुआ है। रेसिडेंशियल एंड प्राइवेट ऑफिस एयर कंडीशन के लिए SHF की वैल्यू जो है 0.9 दी हुई है। रेस्टोरेंट एंड बिजी ऑफिस के लिए SHF की वैल्यू 0.8 दी हुई है। सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम के लिए 0.7 दी हुई है। अगेन SHF एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर में हम एयर को हम हीट करते हैं, बट उसके मॉइस्चर कंटेंट को हम
कांस्टेंट रखते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। इसे हम सरल भाषा में हीटिंग एंड कीपिंग द ह्यूमिडिफिकेशन वैल्यू कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, द लो वैल्यू ऑफ SHF सिग्निफाइज द इंक्रीज इन लेटेंट लोड्स, दैट इज लोड्स ड्यू टू डिफरेंस इन मॉइस्चर कंटेंट, जो कि हमने अभी समझा। वेंटिलेशन एयर, वायु हवादारी, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल हमें देखने को मिल रहा है। द फ्रेश आउटसाइड एयर विच इज सप्लाइड मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एयर इज नोन एज वेंटिलेशन एयर। देखिए एयर कंडीशन तो बेसिकली हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक विंडो एयर कंडीशनिंग होता है और एक स्प्लिट एयर कंडीशनिंग होता है। विंडो एयर कंडीशनिंग में सारी यूनिट्स एक साथ में एक ही कॉम्पैक्ट बॉक्स में इंस्टॉल्ड रहते हैं, माउंटेड रहते हैं, बट स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में दो यूनिट्स लगते हैं, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में इवोपरेटर, थ्रोटल वाल्व, कैपिलरी ट्यूब या एक्सपांसन सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल्ड रहते हैं। मतलब दो इक्विपमेंट्स इंडोर यूनिट में रहते हैं और दो इक्विपमेंट्स आउटडोर यूनिट में रहते हैं। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर कॉइल एंड कंप्रेसर्स, ये दोनों जो इक्विपमेंट हैं ये आउटडोर यूनिट में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो घरों में जो एयर कंडीशन जो यूज़ होता है, उस एयर कंडीशन में जो रूम के अंदर की जो वायु है उसे ही हम क्या करते रहते हैं, रीसर्कुलेट करते हैं। बट अगर हम बात करें ऑपरेशन थिएटर या इंटरैक्टिव केयर यूनिट ICU की, तो वहाँ पर हमें फ्रेश एयर की लगातार पैरेलली हमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर हम यूज्ड एयर को अगर हम बार बार रीसर्कुलेट करें तो इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमें आउटसाइड एयर को हमको फ्रेश करके, फिल्टर करके, उसको जम्स फ्री करके, हमें फिल्टर करके उसको आगे की ओर हमको प्रोसीड करना होता है और रूम में हमें उसे चार्ज करना रहता है विथ मेंटेनिंग इट्स ह्यूमिडिटी, विथ मेंटेनिंग इट्स एयर वेलोसिटी एंड विथ मेंटेनिंग इट्स ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें जो ये AC इक्विप्ड दिख रहा है और ये AC रूम हमें दिख रहा है और रीसर्कुलेट होकर के फिर से ये बाहर की ओर निकल जाता है या ये एयर जो है रीसर्कुलेट होता रहता है। यहाँ पर देखेंगे जनरली द वेंटिलेशन एयर इज 25 to 40% ऑफ टोटल एयर, मतलब फ्रेश एयर जो रहता है वो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्रेश एयर इन रूम, इसलिए हम वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं। तो ये जो AC इक्विप्ड दिख रहा है इसे हम GSHF कहते हैं, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, और ये जो AC रूम दिख रहा है इसे हम सरल भाषा में RSHF भी कहते हैं, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट फैक्टर भी हम कहते हैं। मतलब RSHF मतलब रूम सेंसिबल हीट फैक्टर भी कहते हैं, जिसका मतलब सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट इंक्रीज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेश एयर इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ताजे हवा की आवश्यकता बताइए। तो पहला है फॉर कंफर्टेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स, दूसरा है प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, तीसरा है टू एक्सचेंज इन इंडोर एयर विथ एटमोसफियर सो टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम सफोकेशन, मतलब कि अगर लगातार बाहर की हवा अगर अंदर आते रहेगा तो सफोकेशन से हम बच सकते हैं। आठवां टर्म है एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हिंदी में रुद्धोष्म रासायनिक निरार्द्रीकरण। तो इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, व्हेन द हाई ह्यूमिड एयर इज पास्ड थ्रू द सॉलिड एब्जॉर्बेंट और थ्रू ए लिक्विड एब्जॉर्बेंट, पार्ट ऑफ द वाटर वेपर will be absorbed reducing the vapor content in the air. Next paragraph, the water vapor condense out of air and latent heat of condensation liberated heats the air sensibly. The process is inverse of adiabatic saturation and follows the constant wet bulb temperature lines as constant enthalpy line as shown on psychrometric chart by line 1-2. The effectiveness of dehumidifier equals to E. तो E को यहाँ से हम effectiveness of dehumidifier को हम डिनोट कर रहे हैं actual increase in dBT divided by ideal increase in dBT, या इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो TD3 minus TD1 divided by TD2 minus TD1। यहाँ पर TD1 ये है, TD2 ये है और TD3
ये है, ये देखिए यहाँ पर नीचे डीबीटी वाले स्केल में TD1, TD2 और TD3 तीनों के तीनों यहाँ पर पॉइंटेड हैं। तो ये जो हमने पढ़ा एडियाबैटिक केमिकली डिह्यूमिडिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को, एडियाबैटिक मतलब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हुए केमिकली हम डिह्यूमिडिफाइड कर रहे हैं एयर को। मतलब कि हम एक सिलिका एब्जॉर्बर का हम यूज़ करके, सिलिका जेल या एलोमिना जेल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करके, जो कि एक केमिकल है, इसका हम एक एब्जॉर्बेंट का हम इस्तेमाल करके हम एयर को इसके साथ में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि टेम्परेचर को तो ऑलमोस्ट वो एडियाबैटिक रखते हुए, लेकिन उसकी ह्यूमिडिफिकेशन वैल्यूज़ जो हैं उसको ये अल्टर कर देता है। ये उसको क्या करता है, डिह्यूमिडिफाइड करता है। मतलब वाटर कंटेंट जो है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका जेल या एलुमिना, और जो एयर है उसमें हीट को कांस्टेंट रखते हुए, स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट रखते हुए वाटर कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेता है या एक्सट्रैक्ट या एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पर एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन में बताया गया है, जिसमें कि हम एक केमिकल सीट या केमिकल एब्जॉर्बेंट का हम इस्तेमाल करके एयर को हम डिह्यूमिडिफाइड करते हैं। अगला टर्म है सेंसिबल हीट फैक्टर SHF, जिसे कि हम गेय ताप कारक कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, जिसमें कि हम 3 टर्म को हम समझेंगे। इसमें देखते हैं, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर का स्केल है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का स्केल है, और ये एंथैल्पी का स्केल है, H1, H3 और H2। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन यहाँ पर बने हैं, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिमिलरली 3 टर्म्स भी लिखे हुए हैं, TH मतलब थर्मल हीट, SH मतलब सेंसिबल हीट, LH मतलब लेटेंट हीट। तो SH और LH को मिला करके हम बोलते हैं टोटल हीट, या एंथैल्पी भी हम कहते हैं। SH या LH को मिला करके सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इक्वल्स टू टोटल हीट और एंथैल्पी। तो TH की जो लाइन है वो H2 माइनस H1 है, मतलब 1 से 2 की जो लाइन है उसे हम थर्मल हीट कहेंगे। 3 से 1 की जो लाइन है, 3 से 1 की जो लाइन है उसे हम सेंसिबल हीट लाइन कहेंगे, और 2 से 3 की लाइन जो है उसे हम, 2 से 3 की लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसे हम लेटेंट हीट कहेंगे। तो सिमिलरली इसी के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर फॉर्मूले भी बने हुए हैं, थर्मल हीट या टोटल हीट इक्वल्स टू सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, जिसे कि हम एंथैल्पी भी कहते हैं सरल भाषा में। थर्मल हीट इक्वल्स टू H3 माइनस H1। अब हम इसको टर्म्स के माध्यम में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, H3 माइनस H1 प्लस H2 माइनस H3, जिसको जैसा कि हम यहाँ पर पहले देख चुके हैं, उन्हीं टर्म्स में हमने इसको यहाँ पर रिपीट लिख दिया है, जिसके की माध्यम से हमें थर्मल हीट या टोटल हीट हमें निकालने में आसानी होगी। तो टोटल हीट इक्वल्स टू, ये सारे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें ये वैल्यू ज्ञात होती है, H2 माइनस H1। तो थर्मल हीट इक्वल्स टू H2 माइनस H1। सेंसिबल हीट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SH/TH। सेंसिबल हीट हमने पहले भी समझ चुका है कि हम यहाँ पर हीट को हम कांस्टेंट रखते हुए, उसके मॉइस्चर कंटेंट को हम कांस्टेंट रखते हुए उसके ड्राई हीट को या उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर में। इसका भी देखिए फॉर्मूला बना हुआ है, H3 माइनस H1, H2 माइनस H1। तो ये H1, H2 और H3 का वैल्यूज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एंथैल्पी के स्केल्स बने हुए हैं, ये H1 है, ये H2 है और ये H3 है। ये सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर एक्चुअल साइकिल में भी आपको ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट बस सिमिलरली रहता है, आप सभी लोग इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगला टर्म है समर एयर कंडीशनिंग विथ वेंटिलेशन, हिंदी में ग्रीष्म ऋतु वातानुकूलन हवादारी के साथ बताइए। जनरली इन समर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन इज फॉलोड, मतलब यहाँ पर जो कि साइकिल को हम समझ चुके हैं वही साइकिल अगेन यहाँ पर हमारे सामने में आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये वेंटिलेटेड एयर है, मतलब फ्रेश एयर है जो कि AC इक्विपमेंट के माध्यम से यहाँ पर जा रहा है, और उसके बाद में सप्लाई कंडीशन होकर के AC एयर कंडीशन रूम में जा रहा है, और ये इंट्रोड्यूस हो रहा है एयर जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है रूम के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, और रूम से वो पूरी तरह से रिसर्कुलेट होकर के
या तो इन्वायरमेंट में चला जा रहा है या नहीं तो फिर रीसर्कुलेट होकर के फिर से कंडीशनड होकर के वो रूम की ओर फॉरवर्ड अगेन वो साइकिल को रिपीट करने के लिए वो इस प्रकार से साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रिवॉल्व हो रहा है, रीसर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पर हमें सामने में GSHF और GSHF टर्म्स हमारे सामने में है। तो GSHF टर्म्स को हमने यहाँ पर पहले भी समझ चुका है। GSHF का मतलब होता है ग्रॉस या ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसे कि हम सरल भाषा में कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये है GSHF। AC इक्विपमेंट को हम GSHF कहते हैं और AC रूम को हम RSHF कहते हैं, मतलब रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसे कि हम सरल भाषा में सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट इंक्रीज इन लेटेंट हीट भी कहते हैं। हम इन दोनों टर्म्स को हमने पहले ही अपनी क्लास में समझ चुका है। इसका डेफिनेशन है ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ एन एयर कंडीशन इक्विप्ड इज नोन एज ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर RSHF. Room sensible heat factor, the line joining supply conditioned with room conditioned is known as room sensible heat factor. The point of intersection of GSHF and RSHF is gives supply condition to the room. जो जिन चीज़ों को हमने समझा है वही चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे समझा है। AC इक्विपमेंट को हम GSHF कहते हैं। GSHF का मतलब होता है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, टर्म्स को हमने पहले समझ चुका है। RSHF को हम AC रूम इस जगह पर हम यहाँ पर डिनोट करते हैं RSHF को। इसका मतलब होता है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसे कि हम सेंसिबल हीट या इंक्रीज इन लेटेंट हीट भी हम कहते हैं। और ये सारी की सारी लाइंस इंटरकनेक्टेड हैं। ये I से 2 के तरफ RSHF, 2 से 1 की ओर जो जा रहा है उसे हम GSHF कहते हैं। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन है। अगला है एपर्टस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ADP भी हम कहते हैं। एपर्टस हिंदी में हम इसे कहते हैं एपर्टस ओसांक बिंदु। डेफिनेशन है इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन द लाइन कट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर डेफिनेशन से जो हमें समझ में आ रहा है, यह एक ऐसा तापमान है जो कि कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन लाइन को कट करता है और सैचुरेशन लाइन को भी एक साथ में इंटरसेक्ट करता है। ये भी लाइन जो ADP की जो लाइन है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर ये एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है BPF, जिसे कि हम बाईपास फैक्टर भी कहते हैं। इसका ये फॉर्मूले के माध्यम से हमें समझाने का कोशिश किया गया है, T2 माइनस TS डिवाइडेड बाई T1 माइनस TS। ये TS जो है ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है और T1 और T2 ये दोनों टेम्परेचर है, T1 एंड T2। ये बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर को हम अभी थोड़ी देर के बाद में समझेंगे। इसका डेफिनेशन और इसका एक टॉपिक भी हमारे सामने अभी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं कि 0 से 1 लाइन को हम क्या कहते हैं, 0 से 2 लाइन को हम क्या कहते हैं, 0 से 3 प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, 0 से 4 प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, 0 से 5 प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस चार्ट को ये जो फ्लो चार्ट जैसा हमें दिख रहा है, इसे हमेशा हमको याद करके रखना पड़ेगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 0 से 1 प्रोसेस को हम सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, 0 से 2 प्रोसेस को केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, 0 से 3 प्रोसेस को कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, 0 से 4 प्रोसेस को ह्यूमिडिफिकेशन विथ वाटर इंजेक्शन कहते हैं, 0 से 5 को ह्यूमिडिफिकेशन विथ स्टीम इंजेक्शन कहते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से भी आपके सामने में आएगा कि आपको कुछ इस प्रकार से स्केल दे दिए होंगे और उस स्केल के माध्यम से आपको बताना होगा कि ये 0 से 1, जैसे कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम 0 कंसिडर करते हैं, तो 0 से 1 ये वाला पॉइंट आपका 1 हुआ, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5। तो 0 से 1 जो है सेंसिबल हीटिंग है, ये सेंसिबल डिह्यूमिडिफिकेशन है। ये 0 से 3 कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन है, कूलिंग एंड केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन है। तो इस प्रकार से हमें बताना पड़ेगा कि 0 से 1 वाली ये वाली लाइन डिनोट करती है, 0 से 2 ये वाली लाइन है, मतलब ये जो सेंटर जो आपको सर्कल दिख रहा है ये 0 है। उसके बाद में 0 से ये वाला जो लाइन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरफ, इसे हम 1 कहते हैं। ये वाली जो लाइन है
इसे हम 2 कहते हैं, 0 से 3 की ओर, 0 से 4 की ओर, 0 से 5 की ओर। तो इसे हम हमेशा याद करके रखेंगे कि ये सारे लाइंस जो होते हैं ये किन किन वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीम स्प्रे इन एयर, इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम स्प्रे इन एयर को हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है जिसको कि हम अभी समझ चुके हैं। स्टीम स्प्रे इन एयर मतलब स्टीम को जब हम स्प्रे करेंगे एयर में तो उसे हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे, मतलब वो हीट भी कर रहा है एयर को और ह्यूमिडिफाइड भी कर रहा है। बी पॉइंट है, एयर पासिंग ओवर अ कॉइल कैरिंग स्टीम, इसे हम सेंसिबल हीटिंग कहेंगे, मतलब कि ये वातावरण का जो एयर है उसका तापमान बढ़ा रहा है, सेंसिबल हीटिंग कहेंगे। सी पॉइंट है, एयर पासिंग ओवर अ कॉइल हैविंग टेम्परेचर लेस देन डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसे हम कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे, मतलब कूल तो कर रहे हैं हम इस प्रोसेस में, बट जो एयर से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे हम एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। एयर पासिंग ओवर अ कॉइल हैविंग टेम्परेचर अबव डीपीटी बिलो डीबीटी, इसे हम सेंसिबल कूलिंग कहेंगे। इस प्रोसेस को हमने अभी पढ़ा भी है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को भी हम देखते हैं, कुछ छोटे संख्यात्मक प्रश्नोत्तर। एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हीटेड टू 40 डिग्री सेल्सियस यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर, द टेम्परेचर ऑन हीटर इज 45 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द बीपीएफ, मतलब कि बाईपास फैक्टर। ये बाईपास फैक्टर को हम समझ लेते हैं। ये बाईपास फैक्टर क्या होता है कि एक हीटिंग कॉइल होता है, एक हीटिंग कॉइल में हम, ये देखिए एक हीटिंग कॉइल होता है, हीटिंग कॉइल से हम क्या करते हैं, एयर को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, और जो एयर इससे इंट्रोड्यूस होता है इस कॉइल से, तो उसका जो वैल्यूज़ है, उसकी जो भी पैरामीटर्स हैं, कंडीशंस जो हैं उस एयर की, वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन कुछ एयर जो रहते हैं वो इंट्रोड्यूस हो ही नहीं पाते हैं इस कॉइल से, और वो ऐसे ही वो बाईपास हो जाते हैं, तो उसे ही हम बाईपास फैक्टर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ, व्हेन एयर इज पास्ड ओवर अ कॉइल सम पार्ट ऑफ दिस एयर पासेस विदाउट affected the coil, the cooling coil surface. This bypass process of air measured in terms of a bypass factor. The amount of air that bypasses or bypass factor depends upon the following factor. यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर भी दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फिन्स जो हैं वो बराबर उनकी हाइट या बराबर उनकी ज्योमेट्री नहीं है, या उनके बीच में बराबर गैप नहीं है, द पिच ऑफ कूलिंग कॉइल फिन्स। यहाँ पर बहुत सारे इसके कंडीशन पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि बी पॉइंट है, द नंबर ऑफ रोज इन ए कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब कि एक रो में जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होने चाहिए वो उपयुक्त नहीं है, या हो सकता है ज़्यादा या हो सकता है कम है। एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेसर द टाइम अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफ़र, मतलब बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी है तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए उसे बहुत कम समय मिल रहा है, इसलिए भी वो बाईपास हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैंस द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिट टेम्परेचर एंड कॉइल टेम्परेचर मोर बीपीएफ इज हाई एट हाई वेलोसिटी, मतलब हाई वेलोसिटी होने की वजह से भी जो कॉइल का टेम्परेचर है वो और जो टेम्परेचर एग्जिट हुआ है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये बाईपास फैक्टर का ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी है, ये एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्चुअल गेन बाई आइडल गेन, मतलब कि T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T1। ये देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, लेकिन बाईपास फैक्टर में हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हमें कांस्टेंट मेंटेन करके चलना पड़ता है। देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन बनी हुई है इसे हमें साफ दिख रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट मेंटेन करते हुए ड्राई बल्ब टेम्परेचर को केवल यहाँ पर चेंज किया हुआ है, T1, T2 और T3 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये है BPF का फॉर्मूला। एफिशिएंसी प्लस BPF को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी प्लस BPF इक्वल्स टू 1 और एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस BPF। रिएक्टिव BPF विथ मोर देन वन कॉइल, ऑल कॉइल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर हमने BPF को हमने समझ लिया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये न्यूमेरिकल था। तो अगेन यहाँ पर देखिए सेम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर हमको T1, T2 और T3 की वैल्यूज़ भी दी हुई है। बस हमें सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और वैल्यू को हमें निकालना है, BPF फैक्टर हमें बताना है। अगर हमसे यहाँ पर एफिशिएंसी भी पूछता तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस BPF करके भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर
एफिशिएंसी ऑफ बीपीएफ साइकिल कितनी है वो भी हम बता सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इन एन एयर कंडीशनिंग प्रोसेस 5 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम इफ द सेंसिबल हीट फैक्टर इज 0.8 देन फाइंड लेटेंट हीट लोड। तो यहाँ पर देखिए टोटल हीट, थर्मल हीट और सेंसिबल हीट फैक्टर का भी यहाँ पर दोनों चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी है। तो थर्मल हीट हमें यहाँ पर दी हुई है 5 किलो जूल पर मिनट और सेंसिबल हीट फैक्टर का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.8। तो सेंसिबल हीट फैक्टर इक्वल्स टू SH डिवाइडेड बाई TH। ये फॉर्मूले के माध्यम से हम आगे की ओर जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें ये देखिए ये फॉर्मूला एक और लगाना पड़ेगा, TH इक्वल्स टू SH प्लस LH मतलब सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। इस फॉर्मूले को हमने पहले भी ध्यान दे चुका है। अब इसके वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे तो लेटेंट हीट की वैल्यू हमारे सामने में आ जाएगी 1 किलो जूल पर मिनट की, और यही यहाँ पर ये फाइंड लेटेंट हीट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है हमें। तो ये बहुत ही छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं, कम मार्क्स में आते हैं, बट कभी कभी ये देखने को मिलते हैं मेन एग्जाम्स में। अगला पॉइंट है, अगला टर्म है द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT एंड ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम देखते हैं, हिंदी में हम इसे ओसांक बिंदु तापक्रम भी कहते हैं। डेफिनेशन है द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग continuous cooling, then the water vapor in the air will start condensing at a particular temperature. The relative humidity increases and would be 100% as the air would be fully saturated। मतलब कि वातावरण में जितने भी मात्रा में वाटर वेपर कंटेंट अवेलेबल है, टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वाटर वेपर कंटेंट जो है वो अपने फेस को चेंज करके लिक्विड में आ जाते हैं और वो उनका सैचुरेटेड स्टेट रहता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो 100% के आसपास पहुंच जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द टेम्परेचर एट विच द कंडेंसिंग स्टार्ट्स इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब जब कंडेंसेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, मतलब कि वेपर से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस उसी टेम्परेचर एट दैट टेम्परेचर उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द steam table saturation temperature corresponding to the actual partial pressure of water vapor in the air। यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि ये हम इसको हम स्टीम टेबल के माध्यम से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, हिंदी में ओसांक बिंदु विस्थापन भी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से जो हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम तापमान जिसमें कि वाटर वेपर मतलब गैसेस स्टेट में जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है वातावरण में वो जब लिक्विडिफाई मतलब अपने फेस को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने लग जाए तो ऐसे कम से कम तापमान को हम DPT कहते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम इस एक्सप्रेशन को हम ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। अगला टर्म है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी। हिंदी में संतृप्त अंश या प्रतिशत आर्द्रता। डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, इट इज़ द रेशो ऑफ प्रिवेलिंग ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ मॉइस्ट एयर टू द ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें यह बताया गया है कि देखिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी रेशो जो है इसे हम ये एक अनुपात है जिस अनुपात में हम ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ मॉइस्ट एयर और ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ सैचुरेटेड एयर को हम तुलना करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी दरअसल ये एक अनुपात को बताया गया है, रेशो को बोला गया है जिसमें कि हम ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ मॉइस्ट एयर और ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ सैचुरेटेड एयर को हम निकालते हैं। जो वैल्यू आएगी उसे ही हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ह्यूमिडिटी कहेंगे। इसके निकालने के लिए देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी दिया हुआ है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यू इक्वल्स टू 0.622 इंटू PV बाई PT माइनस PV डिवाइडेड बाई 0.622 PS बाई PT माइनस PS। ये जो फार्मूला है इसको हम किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर एक्चुअली कंटेन्ड पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर डिवाइडेड बाई किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर
एट सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें आने वाले आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये फार्मूले। हर एक टर्म्स का देखिए यहाँ पर अपना एक मीनिंग है। जैसे कि PS जो यहाँ पर यूज़ हुआ है उसका मीनिंग है प्रेशर एट सैचुरेशन रीड फ्रॉम स्टीम टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। PV पार्शियल विद प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। PT टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर। PT PA प्लस PV। PA जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये जो है बाईपास फैक्टर, इसे हम समझ चुके हैं। इसे हम अनकॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं, हिंदी में उपमार्ग गुणांक भी कहते हैं। इसके फैक्टर्स और ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके सारे पॉइंट्स को हमने पहले भी समझ चुका है इसी लेक्चर में। रिएक्टिव BPF विथ मोर देन वन कॉइल, ऑल कॉइल्स आर सिमिलर, तो इसे हम समझ चुके हैं। अगला टर्म है डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, H, जिसे कि हम H से डिनोट करते हैं। हिंदी में है नम वायु की एंथैल्पी की परिभाषा। इट इज़ द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड द एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विथ ड्राई एयर। एंथैल्पी हमने पहले भी समझ चुका है। एंथैल्पी दरअसल टोटल हीट को कहा जाता है। टोटल हीट में दो टर्म्स आते हैं, एक होता है सेंसिबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। तो यहाँ पर उसी सम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ड्राई एयर एंड द एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विद द ड्राई एयर, मतलब जो एयर में ड्राई एयर और सैचुरेटेड एयर के जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं के मिक्सचर को ही हम एंथैल्पी कहते हैं, जिसका कि यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। नेक्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमें काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड विथ 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले में जितने भी टर्म्स हैं, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है, इसमें जितने भी टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन सब का अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे कि TD इक्वल्स टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, TDP इक्वल्स टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, LDP इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, TD माइनस TDP इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सुपर हीटेड ऑफ वेपर, CPA स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, CPW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर that is also equals to 4.186 kilojoule per kilogram Kelvin, CPV specific heat of superheated water vapor, इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 1.88 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।